सो बच्चे इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, तो व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। So mechanics means science of motion of any body। जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसको इस साइंस को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। एंड क्वांटम मीन्स स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अभी कितनी छोटी, तो क्या बोले, एक डिस्क्रीट का मतलब फिक्स यूनिट हो गई किसकी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की सबसे छोटी। लाइट के केस में हमने देखा था हमारे पास क्वांटा था, चार्ज के केस में हमने देखा था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो कह रहा है कि ये क्या स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। लाइट के अंदर हम ल्यूमेंस में अगर मीटर के अंदर टेम्परेचर में करते तो टेम्परेचर की स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट क्या हो सकती है, 0 केल्विन। अरे उससे कम टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता। इवन हम 0 पे भी आज तक रीच नहीं कर पाए, 0.0001 तक या 4 तक जा चुके हैं, लेकिन 0 तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर की क्या यूनिट है, 0 केल्विन। तो वहां पे 0 केल्विन है, वो क्या क्वांटा है किसका, टेम्परेचर का बोल सकता हूं। वहां पे क्वांटा नहीं, सॉरी, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट थी वहां पर, तो क्वांटम हो गया, क्वांटम बोल सकते हैं वहां पर उसको कि 0 केल्विन। अब किसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स गिव laws of, it gives laws of motion of microscopic objects। ये लॉज ऑफ मोशन की बात करता है कब, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके, यानी कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे जाने के बाद। तो ये लॉज ऑफ मोशन है, हमारे डे टू डे लाइफ में था जो मैक्रोस्कोपिक था वहां पे क्लासिकल था, और माइक्रोस्कोपिक के ऊपर क्या था, क्वांटम मैकेनिक्स था। या हम बोल सकते हैं इट इज थ्योरेटिकल साइंस, इट इज थ्योरेटिकल साइंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये थ्योरेटिकल साइंस है किसकी, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि वी कैन अप्लाई क्वांटम मैकेनिक्स टू माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जिनको हम आंखों से देख सकते हैं उसके ऊपर भी इसके रूल्स लगा सकते हैं, जिसपे नहीं देख सकते उसके ऊपर तो लगते ही हैं। लेकिन क्लासिकल में ऐसा नहीं था, जिसको हम देख सकते थे उसी पे रूल लगता था, जिसको हम नहीं देख सकते तो उस पे क्लासिकल के रूल नहीं। तो ये दोनों पे लग सकता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे भी और लार्ज ऑब्जेक्ट्स पे भी। तो यहां पर हमारे पास हो गया। तो एक्चुअली करता क्या है, वाई क्वांटम मैकेनिक्स हम बात करते हैं, वाई क्वांटम मैकेनिक्स इज नीडेड, वाई क्वांटम मैकेनिक्स इज नीडेड, वाई क्वांटम मैकेनिक्स इज नीडेड। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर ये हमारा 4th पॉइंट था, ये क्या था, 5th पॉइंट था। तो हम बोल सकते हैं, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इट डिटरमाइन द बिल्डिंग ब्लॉक, क्यों, बिकॉज इट डिटरमाइन द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। It determine the building block of the universe. It provide law, rules, how atomic and subatomic particles behave, how they interact with each other, how they are made up of, what they are made up of, etc.
देखो हमें जरूरत क्यों पड़ी, कह रहे कि जो हमारा ये बिल्डिंग जो ब्लॉक्स होते हैं हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट्स के हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर नहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो क्या किससे बने हैं, वो किस किस चीज इकट्ठा होने से हमारा एक बड़ा ऑब्जेक्ट बन गया जिसको हम देख सकते हैं। तो कह रहे कि ये क्या प्रोवाइड करता है, ये लॉ प्रोवाइड करता है, रूल्स करता है, हाउ सब एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल बिहेव, कैसे बिहेव करेंगे, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो किस चीज से बने, ये सारी की सारी चीजें हमें किसको कौन प्रोवाइड करता है, क्वांटम मैकेनिक्स प्रोवाइड करता है। जनरली हम बोलते हैं एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ, ऐसे 4 चीजों से बनी है बच्चे, यहां पर अप डाउन ई और ये म्यू नॉट क्या, ये न्यूट्रिनो, दिस इज न्यूट्रिनो, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज अप क्वार्क, दिस इज डाउन क्वार्क। बेसिकली जो हमारे पास 99.9% ऑब्जेक्ट्स जो बने हैं उनके अंदर ये अप क्वार्क डाउन क्वार्क, क्योंकि हमारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर 2 ही टाइप के क्वार्क होते थे, अप और डाउन, और ग्लूएंट्स तो एक्सचेंज होते ही हैं, वो तो एक्सचेंज है, पार्टिकल्स हैं ग्लूएंट्स, ग्लूओन्स, GLUONS, ग्लूएंट्स का एक्सचेंज होता है, तभी हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। हमारे पास ये नंबर में देखा था कि प्रोटॉन किस टाइप के क्वार्क से होता है, न्यूट्रॉन किससे होता है, हमारे पास एटम के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे न्यूट्रिनो हम बोलते हैं। तो कह रहे कि जनरली जो भी हमारे पास यूनिवर्स के अंदर चीजें बनी है उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या, ये 4 चीजें हैं, इलेक्ट्रॉन, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड न्यूट्रिनो। तो इसलिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत है, क्योंकि हम इसको समझना चाहते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को, तो उसको समझने के लिए हमें माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा, और माइक्रो लेवल पे हमें क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होती है। तो फिर क्वेश्चन आता है, व्हाई पीपल डोंट रीड क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम जनरली क्यों नहीं पढ़ते क्वांटम मैकेनिक्स को, बिकॉज in our daily life there are very few or limited circumstances where change of any particle, change in any, where change any particle, या we can say at atomic level, brings seldom brings any change in behavior and properties of macroscopic objects। कि हमारे पास डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी ऐसी बहुत कम सर्कमस्टेंसेस होती हैं जहां पर मैं एक एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पे कोई चेंज कर देता हूं, एक पार्टिकल को, एक मॉलिक्यूल को चेंज कर देता हूं, तो हमारे पास उसकी वजह से चेंज आ जाए किसमें, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज में, किसकी, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की। तो अगर ऐसा हमें दिखाई नहीं देगा, अगर दिखाई नहीं देगा तो उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द यूज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, हम कर क्यों रहे हैं, हमारे पास क्या जरूरत है फिर हमारे पास इसको करने की, हमारी डे टू डे लाइफ में इसकी कहां इंपॉर्टेंस है। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है 6th, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस और यूज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन आवर डे टू डे लाइफ। किसका यूज क्या है, देखो जो फर्स्ट यूज हम बात करते हैं, हम बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स आर ओनली कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड
whose behavior can be governed, altered and determined by any change in a single molecule. कॉल्ड डीएनए। देखो बच्चे, अभी तक बोला था कि कभी क्या हो सकता है कि मैं एक एटम को चेंज करूं, उसकी पूरे सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, जिसको हम देख सकते हैं। जो हम कह रहे हैं कि केवल जो सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स लिविंग जो बींग्स है, थिंग्स या बींग्स बोल सकता हूं, जो लिविंग बींग्स होता है बच्चे, थिंग्स की जगह हम लिख सकते हैं लिविंग बींग्स आर द ओनली कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमारी बॉडी का, हमारी जो बॉडी है, एनिमल्स, प्लांट्स हो, ह्यूमन हो, यहां पर तो कह रहे हैं कि ये हम इसको आंखों से देख सकते हैं, तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अंदर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो गया। कह रहे हैं कि हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है, गवर्न हो सकता है, चेंज कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर मैं चेंज कर दूं। मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? डीएनए, जिसको हमने लाइफ ऑफ अभी बोला था, ये एटम ऑफ लाइफ है हमारे पास। क्या हो, अगर हम एक सिंगल चेंज ब्रिंग कर देते हैं किसमें, अगर यहां पे हमने सिंगल चेंज कर दिया, सिंगल चेंज इन एनी एटम, कैसे? उसके बॉन्ड के अंदर या उसकी पोजीशन के अंदर। डीएनए के किसी एक एटम की पोजीशन भी हम चेंज कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या आ जाता? ब्रिंग डिफरेंस, इट विल ब्रिंग डिफरेंस इन बिहेवियर। कैसे? ये अगर एक एटम चेंज हो जाता है तो वहां पे आ जाती है, वहां पे म्यूटेशंस आ जाती हैं। म्यूटेशंस यानी कि अगर एक एटम की चेंज कर देते हैं, रिटार्डेशन हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड बच्चे हो जाते हैं हमारे पास। वहां पर क्या होगा? इट ब्रिंग्स मोर देन 40 डिजीज। अगर एक एटम हम कोई पोजीशन चेंज कर दें डीएनए के अंदर या बॉन्ड चेंज कर दे तो बच्चे वहां पर इतनी डिजीज आ सकती हैं, म्यूटेशन हो सकते हैं वहां पे, या उस म्यूटेशंस की वजह से रिटार्डेशन, ग्रोथ हो जाती है हमारे पास, ग्रोथ या हाइट इन इंक्रीज हो रही है, हमारे दूसरे डिजीज आ जाती है। तो कितनी मोर देन 40 डिजीज, और हम इनको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं केवल एक एटम की चेंज हो गया उसकी पोजीशन में, तो उसकी वजह से। तो कह रहे हैं कि यहां पर तो ये हमें स्टडी करते नहीं हम नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में, तो हमें इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे जाना पड़ता है। तो वहां पर हमें क्वांटम मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग को करेगा, जो सेल बायोलॉजी की स्टडी करेगा, उसको रिक्वायरमेंट है। हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं। हम तो क्या करेंगे, जो मेडिसिन बना दे इसको यूज करेंगे उसको ठीक करने के लिए। तो यहां पर हमारे पास, या मैं बोल सकता हूं यहां पर ये जो ब्रांच होगी इसको बोल सकते हैं क्वांटम बायोलॉजी। क्वांटम बायोलॉजी के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है इसकी। सेकंड देखो इसके इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री के अंदर बच्चे, केमिस्ट्री के अंदर कैसे? अगर हम एटम की बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो यहां पर एटम मॉलिक्यूल्स के अंदर हम बात करते हैं वो किससे बने एटम और मॉलिक्यूल्स? यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और किससे? न्यूट्रॉन से बने हैं हमारे पास। इन सभी की जानकारी हमें किससे मिली है? या हम बोल सकते हो जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा था, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें मिला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको मैं बोल सकता हूं कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर ये दो होंगे, उसके बाहर ये होंगे हमारे पास, जिसने अलग अलग मॉडल्स थे हमारे पास, उन मॉडल्स से एटॉमिक स्ट्रक्चर की जानकारी मिली। ये सारी की सारी जानकारी हमें किससे मिली? क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से। क्लासिकल से नहीं मिली, क्योंकि हम क्लासिकल में इनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते एटम और इस लेवल पे। यानी कि यहां पे हमें पता चला हाउ इलेक्ट्रॉन जंप, उसकी एनर्जी कितनी है इलेक्ट्रॉन की, उसकी पोजीशन क्या है। अगर ये अब हमें जब ये जंप करता है इलेक्ट्रॉन, तो हमें अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपीज के बारे में पता चला, इस क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से ही पता चला। तो जितनी एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है बच्चे, इनका डेवलपमेंट क्वांटम मैकेनिक्स के बाद हुआ। क्या? अगर हम यूवी पढ़ते हो, आईआर पढ़ी आपने, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी करी, ईएसआर किया, या आप हायर क्लास में मोसबियर किया आप लोगों ने, या फिर हम बोलते हैं रोटेशनल, वाइब्रेशनल, मास, एनएमआर एक्सेट्रा। तो जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों ने पढ़ी हैं, जो हमने अभी की है, आप आगे करोगे, उन सभी की जानकारी हमें एटम्स की हेल्प से मिली है इनके ऊपर, क्योंकि सब कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर, और ये सारी जानकारी हमें दी है क्वांटम मैकेनिक्स ने। यहां हम जो थर्ड पॉइंट है, हम बोलते हैं हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
देखो अब न्यूक्लियर फिजिक्स को कितने आदमी करते हैं, लिमिटेड फ्यू करते हैं, तो कुछ ही उनको ही जरूरत है। न्यूक्लियर फिजिक्स में कैसे, हाउ न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ, कि कैसे बना हुआ है, व्हाट हैपेंस व्हेन न्यूक्लियस कोलाइड, व्हाट हैपेंस व्हेन न्यूक्लियस कोलाइड्स, कि जब न्यूक्लियस कोलाइड होता है तो क्या होता है, वहां पर क्या होगा, व्हाट इज इनसाइड न्यूक्लियस, ये हमने बोल दिया। यहां पे हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हम न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन करते हैं, तो वहां पे न्यूक्लियर बम्स बनाने में हमारे पास सबकी क्या रिक्वायरमेंट, हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की यूज है, क्योंकि वहां पर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स की बात करते हैं और वो सब हम क्वांटम के अकॉर्डिंग ही स्टडी कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, रिएक्टर्स के अंदर जहां पे हम चेन करते हैं, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, रिएक्टर्स, बम्स के अंदर हमारे पास, तो ये वहां पे हमारे पास ये है। इसके बाद अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं तो हम जो एक इंपॉर्टेंट है कि देखो ये इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये तो है ही हमारे पास, ऑल द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, ऑल द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नीड क्वांटम मैकेनिक्स, they will not work without knowledge of quantum mechanics। देखो क्या बोल दिया भाई हम लोगों ने, कह रहे कि जितने भी मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या, आपका टीवी हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपकी सैटेलाइट्स हो गई, देखो टीवी, मोबाइल, सैटेलाइट्स, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अगर आपका खराब हो जाता है तो एक पार्ट को चेंज करवा दे, तो आपको उसकी नॉलेज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इन सभी के अंदर चिप्स यूज होती हैं। क्या चिप्स कहां पे यूज होती हैं, उनके ट्रांजिस्टर्स के अंदर। यहां पे इसके अंदर लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो ट्रांजिस्टर्स को चिप्स, ये है चिप्स क्या है, ट्रांजिस्टर्स के अंदर यूज होती हैं। और यहां पे चिप्स किससे बनी होती है, दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, and these semiconductors will not work without knowledge of quantum mechanics। हमें जरूरत है कि कौन सा, हम वहां पे सेमीकंडक्टर ले, ऐसा नहीं कोई भी उठा लिया हम लोगों ने, वहां पे उनके इलेक्ट्रॉन वहां पे होल्स की वजह से हो रहा है, प्रोटॉन्स की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे कंडक्टिविटी है। तो ये सब कुछ यहाँ चिप्स है, ये यहाँ पे लैक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हमारे पास होंगे, एक छोटी सी, क्योंकि इनका जो साइज है वो नैनोमीटर के अंदर हम कर देते हैं, नैनोमीटर के अंदर। अगर साइज बड़ा होगा तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। जो हम सैटेलाइट्स सेंड कर रहे हैं इवन, तो वहां पर भी हमें कहां की जरूरत है, क्वांटम की। देखो हमारी लाइफ में हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें इसका बहुत ज्यादा यूज है। एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज जिसकी वजह से आप जिंदा हो। अगर हम सभी मर जाएंगे, क्या हुआ, जो सन साइन करता है, कि जो सूरज हमें रोशनी देता है, उसके अंदर भी क्वांटम का यूज होता है, वहां पे यूज है न्यूक्लियर फ्यूजन में। ये तो फ्यूजन था, अगर हम यहां पे बनाते हैं तो फ्यूजन में कैसे, एक्चुअली सनशाइन करता है, वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहां पर हमारे पास। तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो वहां पे टनलिंग होती है, क्वांटम टनलिंग। अगर ये क्वांटम टनलिंग वहां पर नहीं होगी, या आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे व्हाट इज क्वांटम टनलिंग, कि वहां पे हीलियम हेलियम के पार्टिकल आपस में रिएक्ट करके हमें एनर्जी देते हैं वहां पे। तो वहां पे कह रहे कि हीलियम पार्टिकल रिएक्ट नहीं करते, तो उसको पास में आना चाहिए, एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी तभी रिएक्ट करेगा, तो कैसे मिलेगी वहां पे। तो ये सब कुछ आप क्वांटम टनलिंग होता है। तो कह रहे कि जो साइंस में अगर क्वांटम टनलिंग नहीं होती, और क्वांटम टनलिंग, अरे जब नाम ही क्वांटम आ गया तो टनलिंग को केवल हम क्वांटम फिजिक्स से या क्वांटम केमिस्ट्री से पढ़ सकते हैं, वहीं पर पॉसिबल, और कहीं पॉसिबल है ही नहीं यहाँ पर। तो कह रहे कि अगर ये नहीं होती टनलिंग, तो हमारा सन के अंदर साइनिंग ही नहीं होती, वहां पे फ्यूजन ही नहीं होता। तो और हम अगर सन साइन नहीं करता, हमें रेडिएशंस नहीं मिलती, तो हम जिंदा नहीं रहते। तो कह रहे कि जो हमारा जिंदा रहने का एक रीजन है, क्या सन साइन करता है, उसके अंदर रीजन क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स सप्लाई होती है। एक इंपॉर्टेंट, और हम खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, रेडिएशंस की रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या था, फोटोसिंथेसिस। क्या इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, कैप्चरिंग ऑफ लाइट।
अगर लाइट ही प्लांट कैप्चर नहीं करेगा तो ये फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप होता है फोटोसिंथेसिस में। तो कह रहे यहां पर भी क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करती है। हम लोगों ने मॉडल बनाए, उसके देखा कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, तो यहां पर भी कौन अप्लाई, क्या अप्लाई हो रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स के रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो देखो और भी एक्सेट्रा है, एक्सेट्रा बहुत ज्यादा है। ये हमारे कुछ बेसिक्स थे, तो हमें पता चला। देखो ये कितनी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम करते हैं, क्यों करते हैं, हम जो कंपाउंड बनाते हैं उसकी स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज के लिए, उसके अलग अलग बिहेवियर के लिए, तो सारी चीजें हम उसकी सब कुछ जो इंफॉर्मेशन निकालते हैं, ड्रग बनाते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री हो गई हमारे पास, जो ड्रग्स हमने बनाई हैं वो उसका कितना हार्मफुल इफेक्ट है, कितना उसकी स्टेबिलिटी है, कितनी हमें अगर कोई खाना बने कितना एनर्जी है हमारे पास, तो सब कुछ उसकी हमें जानकारी मिलती है स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके बाद आई, किसके ऊपर डिपेंड करती है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करा, उसकी नॉलेज हमें कहां से मिली, क्वांटम से मिली। इसका मतलब हम इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है डे टू डे लाइफ में, हमें केवल उसकी नॉलेज रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो पर्सन इनसे डील करता है उसको क्वांटम मैकेनिक्स आनी चाहिए। तो इसलिए हमें जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमें चिप्स बनानी नहीं, हमें तो बनी बनाई चिप्स मिलती है, हम उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। अगर हमारा फोन खराब हो गया, कैसे आया, कैसे बनती है, तब हमें क्वांटम्स की क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। तो ये था हमारे पास इंपोर्टेंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, किसका ओरिजिन क्या था क्वांटम मैकेनिक्स, कैसे स्टार्ट हुई, या हम बोल सकते हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, कि जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिन फिनोमिना को, उसको हमने किससे किया, क्वांटम। तो हम कोई अगर किसी भी हमारे पास कोई थ्योरी होती है, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, हम एक्सप्लेन नहीं करते, तो हम कोई नया तरीका निकालते ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या था, एडवांस थ्योरी थी किसकी, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखते हैं, वो आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, कि क्या क्या लिमिटेशन थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, या हम लिख सकते हैं व्हाट लेड्स टू इन्वेंशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि वो क्या था जिसकी वजह से इन्वेंशन हुई क्वांटम मैकेनिक्स। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाई डू एटम और मॉलिक्यूल एमिट और अब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ ए पर्टिकुलर एनर्जी या एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को देखते हैं तो हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलती है, एक लाइन यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पे लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है, हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं मिलता। तो कह रहे जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो अमिट या अब्जॉर्ब करते एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन का, सभी को नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसका क्लासिकल मैकेनिक्स ने कोई रीजन नहीं दिया। तो इसके बाद जो सेकेंड हमारे पास पॉइंट आता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इन न्यूक्लियस। ये क्लासिकल नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ मूव कर रहा है तो वो उसके न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं गिरता। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो हमारा जो एटम है वो कोलैप्स हो जाएगा, बचेगा ही नहीं हमारे पास। फिर क्या था, व्हाई डू एटम्स डू नॉट डिसइंटीग्रेट ऑन कोलिजन, कि अगर हमारा एटम्स का कोलिजन होता है तो एटम्स का क्या है, डिसइंटीग्रेशन क्यों नहीं हो रहा है। फिर फोर्थ पॉइंट थी, फ्रॉम वेयर डज द स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल कम फ्रॉम, किसकी जो स्ट्रक्चर ऐसी हमारे पास पीरियोडिक टेबल की आई है और नीचे हमने दो ऐसा बनाया, कि ये स्ट्रक्चर कैसे आई पता नहीं था। लोगों ने अरेंजमेंट कर दिया था एटम का कि ये किसके बाद आएगा, ऑक्सीजन यहां पर आएगा, नियोन वहां पर आएगा, या इस ग्रुप में कौन सा आएगा। तो क्यों था, किस लिए ऐसी स्ट्रक्चर बनी है हमारे पास, उसका क्लासिकल के पास कोई रीजन नहीं था। या इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट हमारे पास लिखते हैं, व्हाई एटम्स इन ए सिंगल रो इन ए कॉलम शो सिमिलर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। कह रहे कि एक कॉलम के अंदर अगर हमने बना दिया तो एक कॉलम के अंदर जितने भी एटम हमारे पास है वो एक टाइप की रिएक्शन क्यों दे रहे हैं।
फिर उसके पास कोई रीजन नहीं था। उसके बाद था वहां पर why some atoms favor to make bond while others doesn't। करेक्ट, कुछ तो हमारे पास बॉन्ड बनाना फेवर कर रहे हैं लेकिन कुछ बॉन्ड बनाना फेवर नहीं करते, वो इनर्ट रहते हैं। क्यों रहते हैं भाई? इसका भी रीजन उसके पास नहीं था। फिर क्या बोला है 7th पॉइंट जो हमारे पास यहां पर है, कह रहा है when we heat a body it will emit radiations or energy, but the observed energy is not accordance with as predicted by क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोला कि जब हम किसी बॉडी को हीट करते तो वहां पे एनर्जी एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है, तो कह रहा है कि जो उसकी एनर्जी थी वो उसके अकॉर्डिंग्स नहीं थी जो क्लासिकल मैकेनिक्स ने बताई थी। जो हमें एक्चुअली मिली वो अलग थी। जो क्लासिकल मैकेनिक्स बता रहा था इतनी एनर्जी एमिट करेगा, इतनी रेडिएशन करेगा, वो अलग था। तो ये नहीं बताया। इसी को हम बोल देते हैं एक टाइप से जो लिमिटेशन था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये फिनोमिना था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये हमारे सिलेबस में भी इसको हम करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद हमारे पास आता है कॉम्पटन इफेक्ट को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उसके बाद हमारे पास आता था हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, और भी बहुत ज्यादा हमारे पास हैं इसकी, हमारे पास जो लिमिटेशंस थी हमारे पास क्लासिकल की। तो कह रहे कि जनरली अब इन चारों को हम करेंगे नेक्स्ट में बिफोर, क्योंकि इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था 8 था, जो टॉपिक था वो था व्हाई इट्स बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। कि क्वांटम मैकेनिक्स को हम क्यों डिफिकल्ट हो जाता है, इसके वियर्ड फैक्ट्स क्या है, भैया व्हाट आर द डिफरेंट वियर्ड फैक्ट्स, अजीबोगरीब तथ्य क्या है, इसके जो वियर्ड रूल्स को जो फॉलो करता है वो क्या है। तो इसकी वजह से इससे पहले हम क्या करेंगे, अब हम अपना इन चार को देखेंगे, या इसके बाद हम देखेंगे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। अरे ये इसकी लिमिटेशन नहीं थी, यहां पर ये अलग लॉ था, क्योंकि इनको करेंगे फिर प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के बाद हम करेंगे व्हाई इट्स बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। क्योंकि अगर ये कर लेंगे फिर हम सेकंड यूनिट पे हम चले जाएंगे अपने, जिसके अंदर हम पहले करेंगे डिस्क्रीट स्टेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। हम वेव को समझने की कोशिश करेंगे, वेव फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे वहां पर। तो यहां पर हमारे पास अब हम नेक्स्ट में करेंगे अपना जो लिमिटेशन है जो हमारे सिलेबस में गिवन था, इन फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे।